आपने बनाया पेपर? मतलब मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैंने बताया क्या क्या देना है। And in the previous lecture, we had just begun with the what? Principle of superposition. Yes, principle of superposition. कई सारे चार्जेस अगर हों, हाँ आपका नहीं था आज, वो मेंस वालों का था। ई ई वालों, ईपीसी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के हमने कुछ एक क्वेश्चंस तो किए थे, है ना? कल था हम लोगों का लेक्चर, और एक ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, हम आगे आज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर, एंड क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चंस की हम बात करें। देखिए क्या है क्वेश्चंस। हमसे कहा जा रहा है कि तीन आइडेंटिकल चार्जेस हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ एल की वर्टाइसेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, किसी भी एक चार्ज पे लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता लगाना है। तो ये किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे भाई इसको? देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हों, किसी एक चार्ज पे आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? उसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं उनसे उनका फोर्स लिखें, उसको वेक्टोरली ऐड कर दें। जैसे मैं ये ए वर्टेक्स पे रखे हुए चार्ज को पे फोर्स कैलकुलेट कर लेता, तो बी जो होगा वो ए को रिपेल करेगा, बी विल रिपेल ए, एंड द चार्ज एट सी विल आल्सो रिपेल ए। ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड यदि लिखा जाए तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और ये भी होगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। क्योंकि बराबर मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा,
दोनों का एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेकर के ऐड कर दूं तो एफ जो रिजल्टेंट लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉस 30 इंटू 2 कर, 2 बार आएंगे ऐसी टर्म, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉस 30 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉस 30, तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होता है, √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल। ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा। ठीक है, क्या सब पे इतना इतना ही फोर्स लगेगा? सब पे इतना ही लगेगा, बस होगा क्या, डायरेक्शन अलग अलग होगी, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सब पे। This is clear to everybody. Let us take one more example. अगले पेज पे चला जाए, सबने नोट कर लिया? Have we got 60 डिग्री? अरे मेरे बच्चे, कौन है मेरा दोस्त जो 60 डिग्री पूछ रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल भैया, क्या बात कर रहे हो? कौन 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 नींद में है? ऐसा नहीं हो सकता, इसको 60 नहीं पता है, ध्यान कहीं और है। आ जाओ फिजिक्स की दुनिया में आ जाओ वापस से। Why did we take cos 30? हाँ, पानी पिलाओ, पानी पियो। एक बार फिर से, बिल्कुल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, यू गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, वही मैं सोच, देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। To those who have joined a bit late, I will explain it once more. देखो क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकाल लें। दिया क्या गया है, 3 चार्जेस हैं, बराबर हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ एल की वर्टाइसेस पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? किसी भी एक पर, तो मैंने कहा मैंने इसको चुन लिया, इस पे निकालता हूँ, इधर वाले पे, ये रहा। अब बी जो है वो ए को रिपेल कर रहा होगा, तो ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये बी द्वारा लगाया गया फोर्स है, किस पर, ए पर। उसी तरह से सी भी ए को रिपेल करा होगा, तो ये सी द्वारा लगाया गया फोर्स है, किस पर, ए पर। ठीक है, और इन दोनों को अब हमें ऐड करना है बच्चों। अब देखो, दो वेक्टर्स हैं, है ना, इट इज नाउ द क्वेश्चन हैज नाउ बिकम addition of two vectors, both have magnitude of kq square by l square. So how to do that, how to do that, how to do that? देखो भाई, दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री और दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो हमें पता है रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में ही आएगा, और एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों के साथ कितना कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री 30 डिग्री। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, देखो जो इस तरह के हमारे पास दो वेक्टर्स थे, इस तरह के जो मेरे पास दो वेक्टर्स थे, कैसे, एक था ऐसा, ठीक है, एक था थोड़ा बड़ा, ठीक है, ये दो वेक्टर्स थे। इन दोनों को मैंने क्या किया, मेरे को इन दोनों को ऐड करना था। मैंने कैसे ऐड किया, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन बनाई, और ये 30-30 डिग्री दोनों एंगल बाइसेक्टर के साथ बना रहे थे। ठीक है, ये था के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये भी था के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो दोनों का मैंने कंपोनेंट ले लिए इस एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में, तो दोनों का cos 30 आ गया। और साइन 30 वाले कंपोनेंट का क्या हुआ बेटे, वो साइन 30 वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा।
तो साइन 30 वाला कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और कॉस 30 वाला कंपोनेंट दोनों का ऐड हो जाएगा क्योंकि वो दोनों का सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉस 30, और दूसरा वाला भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे? इसको लिखेंगे 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉस 30, दैट इज √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है भाई सब लोगों को? कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। अगले पेज पे चल रहे हैं, अगले पेज पे चलूं मैं? अगर कोई भी एक साइड की लेंथ 12 हो गई फिर क्या करेंगे? ऑफ कोर्स दिक्कत हो जाएगी हमारे सामने, है ना, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी सी मैथमेटिक्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी बस, और क्या है ना। बाकी क्या है, बाकी सॉल्व करने के तरीके में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 12 नहीं हो सकता। उनके कहने का मतलब है कि सर अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होता तो कैसे करते? तरीका वही रहता बेटे, है ना। बस वेक्टर एडिशन करते समय अपन एंगल 60 डिग्री की जगह कोई और एंगल लेते, फोर्स दोनों बराबर नहीं आते, अलग अलग, तो वो एक अलग। ये देखो, ABCD, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, ए साइड लेंथ का स्क्वायर है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्सेस मैग्नीट्यूड experienced by A। भैया दारू पी के तो एटीएम जाना ही नहीं। हाँ भाई, देखो इसमें किस पे कैलकुलेट कर लें? ABCD में से किसी भी एक पे कैलकुलेट कर लो। जैसे ए पे कैलकुलेट कर, ए की बात करो तो कैसे होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे?
ये 4 चार्जेस, बी ए पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा भाई? बी ए पे जो फोर्स लगाएगा वो किधर लाई करेगा? वो लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर उसके बाद डी ए पे लगाएगा, वो किधर लाई करेगा? वो लाई करेगा लेफ्ट। और सी ए पे लगाएगा, वो किधर लगाएगा? डायगोनल वाले डायरेक्शन। अच्छा, क्या ये तीनों फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे क्या? बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात। दो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। कौन से? जो लेफ्ट वाला है और जो राइट वाला है। देखो, ए और डी के बीच की डिस्टेंस ए है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए। बी और ए के बीच का डिस्टेंस भी ए है, तो ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई स्मॉल क्यू लेना चाहिए। तो क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बाई ए। और ये के क्यू स्क्वायर बाई ए। और डायगोनल की लेंथ क्या होती है? √2a। तो ये वाला फोर्स देखो, ये जो तीसरा वाला ये मैंने थोड़ा छोटा बनाया है ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब हमें इन तीन फोर्सेस को ऐड करना, ठीक है? तो इन तीन में से क्या करें? पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो क्या होगा बेटे? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो उन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, और वो हो जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और एक के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर फोर्स ऑलरेडी इस डायरेक्शन में, एक के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर ऑलरेडी इस डायरेक्शन में। तो फिर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को कॉमन लेकर के √2 प्लस 1/2 ऐसा कर सकते हैं बच्चों। ये एफ रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। वेरी गुड, काफी लोगों ने सही आंसर बता दिया है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुमको फील आ गई है, अब कैसे करना है? सबका आया? अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। अब देखो, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया जाए हमें कि अ, हमारे पास एक चार्ज है Q जो रखा हुआ है -a,0 पर, और एक और चार्ज है Q वो रखा हुआ है a,0 पर, एंड देन देयर इज अ चार्ज -Q which is placed on y-axis at coordinates 0, y।
हमें क्या करना है, ये माइनस क्यू वाले चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स लिखना। क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ resultant force on minus q। दूसरा, find the value of y for which magnitude of force on minus q is maximum। तीसरा, prove that for y very small in comparison to a, minus q will perform simple harmonic motion। Also find the corresponding time period। तो देखो बेटे कैसे करें इसको, पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। वही सबका बेस बनाएगा क्यू क्यू, और वाई एक्सिस पे रखा हुआ है क्या, माइनस। तो माइनस क्यू विल बी अट्रैक्टेड बाय कैपिटल क्यू। ये जो माइनस क्यू है ये भी कैपिटल क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा। और दोनों फोर्स बराबर बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे क्योंकि डिस्टेंसेस बराबर हैं, चार्जेस का प्रोडक्ट बराबर है। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते समय चार्ज को इग्नोर करते हैं तो क्या आ जाता है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस डिस्टेंस इज हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इज ए, दिस इज वाई, तो हाइपोटेनियस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई। ये भी हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर से बिकॉज these forces are of equal magnitude,
Resultant will be along the angle bisector. So if I assume this angle as theta, I can write F resultant as equal to KQQ by A square plus Y square into cos theta into 2. तो ये आ जाएगा 2KQQ by A square plus Y square into cos theta. Now what is cos theta? Cos theta is y upon under root of A square plus y square. तो ये आ जाएगा 2KQQY divided by A square plus y square की पावर 3 by ऐसा ये रिजल्टेंट फोर्स। बात समझ में आती है बेटे? ये बात समझ में आती थी। अब y की वो वैल्यू पता करनी है जब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना। देखो ओरिजिन पे क्या होगा बेटे, ओरिजिन पर ये फोर्स जीरो हो जाएगा। y की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा। y की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तब भी ये फोर्स जीरो को अप्रोच करेगा, है ना। तो जीरो पे जीरो है, इन्फिनिटी पे जीरो है, यानी कि बीच में कहीं पर मैक्सिमम हो रहा हो, जीरो से बढ़ करके वापस से जीरो हुआ होगा, ठीक है। तो अगर ये रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ एज फंक्शन ऑफ y बनाया जाए ना, f रिजल्टेंट, और x एक्सिस पर मैं ले लूं y कोऑर्डिनेट, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नहीं हो जा रहा, कहीं पर मैक्सिमा हो रहा, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर f रिजल्टेंट टू बी मैक्सिमम, क्या आप df बाई dy को जीरो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी वाई ऑफ 2KQQy अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 मस्ट बी जीरो। तो ये 2KQQ इधर आ गया और हमारे पास बच गया क्या, d बाई डी वाई ऑफ y अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 मस्ट बी जीरो। अब ये 2 तो RHS में जाकर के जीरो हो जाएगा और मेरे पास इसी को बेसिकली जीरो करना है। तो वो कैसे करें, क्वोशिएंट रूल लगा दें, डेनोमिनेटर into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by denominator का होल स्क्वायर। तो ये चीज जीरो आ जाएगी। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये RHS में ले जाओ, ये जीरो हो गया और a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 d बाई डी वाई ऑफ y विल बी 1 माइनस y। इस पूरे को चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ऐसा मान लो कि ये कुछ
z की पावर 3/2 लिखा हुआ, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2/, और ये क्यूब जो है ये भी आरएचएस में लेता हूँ वो भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इस न्यूमरेटर को ही 0 करना है। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3y स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, दिस इज 0। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ऐसा बचेगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर ही 2y स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बाई, ये वैल्यू हमारे पास y की। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y क्यों किया भाई हमने, देखो जैसा कि मैंने बताया था, जब हमने एक्सप्रेशन फोर्स का पता किया था, तो उस एक्सप्रेशन में जब y को 0 रखोगे तब भी फोर्स 0 आता है, और जब y को इन्फिनिटी रखोगे तब भी फोर्स 0 आता है। 0 पे भी 0 है, इन्फिनिटी पे भी 0 है, इसका मतलब बीच में बढ़ करके फोर्स ऐसे कम हुआ होगा। तो जहां पर फोर्स मैक्सिमम हुआ है वहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनी होगी, उस टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ होगा, तो दैट पोजीशन ऑफ y वेयर दिस फोर्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, वहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी। ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है ना बेटे, है ना। इफ द सेम ग्राफ विल बी फॉर नेगेटिव y आल्सो, यस यस बेटे, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का ग्राफ बनाएंगे हम, तो नेगेटिव y के लिए भी ऐसा ही बनेगा, वो भी कुछ ऐसा। तो मुझे y की दो वैल्यूज मिल गई है यहाँ पे, कौन सी, एक तो मिल गई है +a/√2, एक मिल गई है -a/, ये ऐसी दो वैल्यूज हमको y की मिल गई, ठीक है। देखो कुछ लोगों को प्रीवियस पेज देखना है, उनको प्रीवियस पेज दिखा रहे हैं हम। ठीक है, पहले पूरी बात सुन लिया करो भाई, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद नोट करने का टाइम तो तुम्हें दे दूंगा ना अलग से, ठीक है। बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, पिछला पेज दिखाओ। कितने लोगों को समझ नहीं आया, जिसको समझ नहीं आया दे कैन रेज देयर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। ओ वी हैव वन हैंड, अच्छा। हाँ बेटे, तुम्हें पार्ट 1 समझ में नहीं आया, पार्ट 2 नहीं समझ में आया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट।
दूसरा दूसरा देखो, दूसरे में क्या ये समझ में आया तुम्हें, हम कि डिफरेंशिएशन करके जीरो करना पड़ेगा मेरे को मैक्सिमम पता लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, देखो तो बेटे दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में ये पता करना था कि वाई की किस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, है ना। तो देखो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो लुक एट दिस रिजल्टेंट फोर्सेस एक्सप्रेशन। इसमें y न्यूमरेटर में भी आ रहा है और y डेनोमिनेटर में भी, y न्यूमरेटर में भी आ रहा है और y डेनोमिनेटर में भी आ रहा है ना। तो y की वैल्यू जीरो रख देते हैं, मान लें कि जीरो पे कितना फोर्स लग रहा है, तो y की वैल्यू जीरो पे तो फोर्स जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप y को बढ़ाओगे क्या होगा, फोर्स चेंज होगा, फोर्स नॉन जीरो हो जाएगा, फोर्स चेंज होकर के नॉन जीरो हो जाएगा, बढ़ता जा रहा है। हमें ये भी अच्छा कब तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर y को इन्फिनिटी रख दूंगा मैं, तो ऊपर तो देखो इन्फिनिटी आ रहा है लेकिन नीचे तो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी का क्यूब टाइप की टर्म बनेगी, तो वो ज्यादा बड़ा होगा, तो दिस रिजल्टेंट फोर्स विल अप्रोच जीरो एज y अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स बहुत दूर चले जाएंगे तब वापस से जीरो हो जाएगा, जीरो y इक्वल टू जीरो पे भी जीरो था, इसका मतलब बीच में कहीं पर मैक्सिमम हुआ होगा ना। अब वो किस y की वैल्यू के लिए मैक्सिमम हुआ ये कैसे पता करें, तो उसका तरीका यही होता है, जब भी आपको किसी वेरिएबल को मैक्सिमाइज करना है, y इज विल बी दैट कर्व, ऐसा ही ग्राफ क्यों होगा ये कैसे पता चलेगा। यस यस, तो देखो एग्जैक्ट एग्जैक्ट ग्राफ का नहीं पता, लेकिन बस इतनी इंफॉर्मेशन से कि y इक्वल टू जीरो पे भी फोर्स जीरो है और y टेंडिंग टू इंफिनिटी पे भी फोर्स अप्रोचेस जीरो, इस इंफॉर्मेशन से मैंने ग्राफ को समझ लिया भाई ऐसा ही होगा, जीरो पे भी जीरो है और इंफिनिटी पे भी जीरो होने वाला है, तो बढ़ेगा और बढ़ करके कम होगा, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलें भाई। अब अगले पार्ट में बोल रहे हैं कि अगर y बहुत छोटा रखें तो प्रूव करो कि मोशन इसका एस एच एम होगा, ठीक है। अब एस एच एम की कंडीशन क्या होती है, व्हाट आर कंडीशंस ऑफ एस एच एम। पहला, अपोजिशन मस्ट एग्जिस्ट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब अपोजिशन वेयर नेट फोर्सेस जीरो, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा, व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मेन पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स मेन पोजीशन। और तीसरा क्या होना चाहिए, magnitude of net force must be proportional
to displacement from mean. Magnitude of net force must be proportional to displacement from mean position. तो देखो क्या होगा, हमने रिजल्टेंट फोर्स देखा था, रिजल्टेंट फोर्स कितना आया था, 2k क्यू वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इतना आया। ठीक है, यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज थे, ये एक नेगेटिव। अब देखो मेन पोजीशन कौन सी है, वो पोजीशन जहां पर इस पे नेट फोर्स 0 लगेगा, तो वो तो ओरिजिन ही हो जाएगा। ओरिजिन पर दोनों बराबर बराबर पुल कर रहे होंगे तो नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो एफ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट एग्जिस्ट, तो हाँ वो तो एग्जिस्ट कर रही है, कंडीशन 1 इज satisfied, we are happy about it. Now b, b क्या है, when displaced from the above position, above position मतलब मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से जब डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स मस्ट बी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, बिल्कुल मेन पोजीशन की तरफ ही तो आ रहा था नेट फोर्स, ये दोनों इसको अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा, आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ ही आ रहा है। अच्छा ये तो ऊपर की बात है, अगर नीचे डिस्प्लेस करते तब क्या होता, तब भी वही होता, अगर इस पार्टिकल को आप नीचे डिस्प्लेस कर दिए होते तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या ऊपर आ जाती, नेट फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, यस, तो क्या सेकंड कंडीशन के बारे में भी ग्रीन सिग्नल है हमको, वी आर हैप्पी अबाउट दैट, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन की बात है, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा ये रहा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये रहा मैग्नीट्यूड, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल है, यार वाई न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डेनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो जनरल वाई के लिए तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब होना चाहिए कि साहब क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस हो जाए तो फोर्स भी ट्वाइस हो जाए, डिस्प्लेसमेंट थ्राइस हो जाए तो फोर्स भी थ्राइस हो जाए, लेकिन यहाँ जनरल वाई के लिए तो ऐसा नहीं दिया, लेकिन हमें एक कंडीशन दी गई है, हमें कौन सा जनरल वाई के लिए पूछा है, हमसे कहा गया है फॉर वाई वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू ए, तो यदि ऐसा है, इफ y इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैन अप्रोक्सीमेटली बी रिटर्न एज a स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको a स्क्वायर ही लिख सकते हैं, a स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी तो 2 से 2 a क्यूब आ जाएगा, तो f रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटे, f रिजल्टेंट आ जाएगा 2 a क्यू क्यू y डिवाइडेड बाई a, ऐसा f रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, 2k क्यू क्यू y डिवाइडेड बाई a। ये बात समझ में आती है बच्चों, अब यहाँ से ये y के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, y के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो ये SHM करेगा। और देखो ये जो चीज होती है ना, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट के अलावा जो टर्म आ रही है, जब हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो बाकी जो टर्म आती है उसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, और टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय दैट फोर्स कांस्टेंट, तो इस केस में जब इस फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं पुट करूंगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, m
ए क्यूब ऊपर चला जाएगा डेनोमिनेटर में, 2k³ ऐसा, ये टाइम पीरियड होगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगले पेज पे चला जाए, जल्दी बताओ, फिर वापस नहीं आएंगे पीछे। वेट करना है तो जल्दी वेट करना चाहिए। ओके, तो आई टेक दैट एज ओके, और अगले पेज पे चलो। अच्छा, अगर y बड़ा होता है ना, ये कंडीशन नहीं दी हुई होती कि y इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू a, तो इसका मोशन ऑफ कोर्स एसएचएम नहीं होता, क्योंकि वो तीसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है ना। लेकिन क्या उस केस में ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं? है ना। अगर y a के कंपैरिजन में बहुत छोटा नहीं होता, है ना, कोई भी जनरल वैल्यू ऑफ y होती, तो हम इसका मोशन को ऑसिलेटरी तो कहते, इट वुड हैव परफॉर्म, डेफिनेटली परफॉर्म्ड ऑसिलेशंस अराउंड दैट ओरिजिन, लेकिन वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक टाइप के नहीं होते, है ना। वो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक टाइप के नहीं होते। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फॉर जनरल वैल्यू ऑफ y, ये ऑसिलेशंस तो करता, बस सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट नहीं करता। और देखो, और हम क्वेश्चन करते हैं। भाई, टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस का मतलब क्या होगा? आना जाना, आना जाना तो लगा रहेगा ना इसका। आप किसी वाई पे डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे इसको, तो क्या होगा? वो नीचे बैठे जो दो चार्जेस हैं वो इसको अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे करेंगे करेंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। बढ़ते बढ़ते ओरिजिन पे पहुंचेगा, स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा? स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उस मैक्सिमम स्पीड से जैसे ही नीचे जाएगा, ये दोनों फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अब स्पीड नीचे जाते समय कम होती जाएगी, कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर स्पीड जीरो हो जाएगी। फिर जीरो होगी तो वापस से ये दोनों अट्रैक्ट तो कर ही रहे हैं, तो वापस ऊपर जाना चल कर देगा। तो देखो, टू एंड फ्रो मोशन तो ये हमेशा करेगा, ठीक है, लेकिन उसको हम ऑसिलेटरी मोशन तो कहेंगे, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टाइम पीरियड की ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, उसको एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और क्या है, मानो हमारे पास हमसे कहा जाए कि भाई ये एक चार्ज है 4q, एक चार्ज है q, इनके बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है। हमें पता लगाना है, फाइंड द चार्ज एंड इट्स पोजीशन where it must be placed so that the entire system remains in equilibrium.
कुछ लोगों के आंसर आए हैं, कुछ ने करेक्ट दिया है, एक इनकरेक्ट भी आया। देखो, कितनी दूरी पर रखा जाए, तो उसका तो आंसर होगा d/3 from q, yes, and 2d/3 from, there can be two places, possibly there can be two places, but in this question सिर्फ एक ही आंसर आएगा। देखो कैसे। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि वो पोजीशन क्या होगी जहां पर उस चार्ज को रखा जाए। ठीक है, फिर पता करेंगे कि वो चार्ज कितना होना चाहिए। तो ध्यान दो कि इस लाइन पे ही रखना पड़ेगा, इस लाइन के अलावा रखने पे तो फोर्स जीरो हो नहीं पाएगा। और इस लाइन पर भी देखो, क्या 4q के लेफ्ट में, मतलब इस रीजन में रख सकते हैं क्या? इस रीजन में अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज ला करके रखा, तो 4q विल रिपेल दैट चार्ज, q विल आल्सो रिपेल दैट चार्ज, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, राइट। और इसी रीजन में मान लो अगर मैंने कोई नेगेटिव चार्ज ला करके रख दिया, तो क्या होगा? 4q विल अट्रैक्ट, q विल आल्सो अट्रैक्ट, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में तो इक्विलिब्रियम उस तीसरे चार्ज का पॉसिबल नहीं। उसी तरह से Q के राइट साइड में अगर मैं आ जाऊं, तो फिर से कल्पना करूं, इमेजिन करूं एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा है, तो दोनों उस पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो वहां इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। सोचूं नेगेटिव चार्ज को लेकर के इक्विलिब्रियम आ सकता है, तो अगर मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा, तो दोनों उसको अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, तो उसका भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। कंक्लूजन की बात यह है कि इस पर्टिकुलर केस में तो ये जो साइड वाले रीजन है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता बच्चों। तो फिर क्या है, बीच में ही कहीं पे रखना पड़ेगा। अच्छा, बीच में पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव? देखो, अगर उस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करें, तो पॉजिटिव का भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कल्पना करो पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो 4q इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा,
रिपेल करेगा मतलब इधर फोर्स लगा देगा, और ये वाला क्यू भी उसको रिपेल करेगा तो ये इधर फोर्स, ये विपरीत दिशा में फोर्सेस आ रहे हैं, ये जीरो हो सकते हैं, है ना। और अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा होता कैसा बच्चों, नेगेटिव चार्ज यदि यहाँ पे रखा होता तो 4q अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करता, क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करता, तो यहाँ भी जीरो होने की संभावना थी। ठीक है, तो बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन आनी है तो बीच में ही आएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो चार्ज मैंने रखा है वो Q है। ठीक है, लेट दैट चार्ज बी व्हाट, Q, और 4q से डिस्टेंस x मान लेते हैं उसकी, तो q से डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगी। अब नेट फोर्स को जीरो करने के लिए F नेट ऑन Q को जीरो करने के लिए हम क्या करें, 4q का फोर्स और q के फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देते हैं, डायरेक्शन तो हम चेक कर ही चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो क्या आ जाएगा कि 4q इंटू q का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के q का मैग्नीट्यूड इंटू स्मॉल q का मैग्नीट्यूड अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये मॉड q और मॉड स्मॉल q और k ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, 4/x² इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन d माइनस एक्स। तो उससे मेरे को क्या पता चल जाएगा, ट्वाइस ऑफ d माइनस प्लस माइनस एक्स। अरे 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 भाई, म्यूट करना होगा। क्या आ जाएगा, देखो दो इक्वेशन बन जाएंगी, 2d माइनस टू एक्स इक्वल टू एक्स एंड 2d माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 2d/3, और इस इक्वेशन से मिल जाएगा x इक्वल टू d। ठीक है, या x इक्वल टू 2d, राइट। सॉरी, क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2। अब देखो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, x इक्वल टू 2d तो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 2d का तो मतलब क्या है, आप इस राइट वाले रीजन में पहुंच गए, वहां पे तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, है ना। भले ही वहां पर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता हो, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। तो इक्विलिब्रियम का तो सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है, x इक्वल टू 2d/। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ इस क्यू चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करी है, ये दोनों साइड वाले बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं, इनका इक्विलिब्रियम भी हमको इंश्योर करना है। इन पे तो नेट फोर्स किया ही नहीं, सोचा ही नहीं इनके बारे में, तो इनके बारे में भी सोच लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखो कि ये जो स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम है, लेक्चर है क्या अभी, ओके ओके ओके, सो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप। देखो क्या है, मैं एक मिनट मैथ सर को मैसेज कर रहा हूँ। तो मैं मैथ सर को मैसेज कर रहा हूँ।
हाँ बच्चों, ठीक है, क्या है ऐसा? तो मैंने उनको बात हो गई है, वो थोड़ा सा अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, 5 to 7 मिनट्स, राइट? तो देखो क्या है, अब ये साइड वाले चार्जेस के इक्विलिब्रियम की बात अपन कर रहे हैं, है ना? तो ये है 4Q और ये है, अब देखो इससे 2D/3 डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया। इसके बारे में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर इस स्मॉल q के इक्विलिब्रियम की सिर्फ बात होती, तो उसको आप पॉजिटिव भी रख सकते थे, नेगेटिव भी रख सकते थे। पॉजिटिव होता तो ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से रिपेल करते, तब भी नेट फोर्स 0 हो जाता। नेगेटिव होता तो अगल-बगल वाले बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करते, तब भी नेट फोर्स 0 हो जाता, राइट? लेकिन अगर अगर मान लो मैं यहाँ पर पॉजिटिव रख दूंगा, तो ये वाला पॉजिटिव 4Q को रिपेल करेगा, और ये जो Q है, ये भी 4Q को रिपेल करेगा। तो 4Q का इक्विलिब्रियम पॉजिटिव चार्ज से नहीं आ पाएगा। यही कहानी इस Q के साथ होगी। ये भी रिपल्शन महसूस करेगा अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो। तो पॉजिटिव से नहीं हो पा रहा है भाई, तो पॉजिटिव को हटाओ वहाँ, पॉजिटिव की संभावना नहीं। हाँ, नेगेटिव चार्ज अगर रखेंगे तो देखो क्या होगा, ये Q 4Q को रिपेल करेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज 4Q को अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा, ठीक है? और और हम इस Q की बात करेंगे तो ये वाला Q का क्या, इस वाले Q का क्या होगा? ये नेगेटिव Q को अट्रैक्ट करेगा, ये 4Q इस Q को रिपेल करेगा, तो ऐसे भी नेट फोर्स 0 आ पाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? वी विल हैव टू कीप Q एज़ नेगेटिव। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि Q मस्ट बी अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है? अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता लगाएँ? 4Q पर फोर्स बैलेंस कर देते हैं। F नेट ऑन 4Q को 0 कर दो। तो कैसे करें? ये जो Q है, इसका मैग्नीट्यूड और कैपिटल Q के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को ऑन 4Q इक्वेट कर देंगे। तो इस कैपिटल Q का फोर्स पहले लिख देता हूँ, K 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये बराबर हो जाना चाहिए किसके? K 4Q इंटू मॉड Q डिवाइडेड बाई 2D/3 का होल स्क्वायर, राइट? तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों? ये 4Q से 4Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड Q की क्या वैल्यू आ जाएगी? मॉड Q की वैल्यू आ जाएगी 4Q/9, और क्योंकि हमें पता है नेगेटिव होना चाहिए, तो Q कितना आ जाएगा? -4Q/9, राइट? ये यहाँ पे 9। ये बात क्लियर हुई बच्चों सबको? देखो ध्यान दो, जब हमने एफ नेट ऑन स्मॉल क्यू 0 किया था ना, तो ये स्मॉल क्यू वाली टर्म कैंसिल हो गई थी हमारे पास। इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू 2D/3 पोजीशन पर आप कोई भी चार्ज लाके रख दो, वो खुद तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर इन साइड वाले चार्जेस को भी इक्विलिब्रियम में रखना है, तो उसके लिए फिर कंडीशन हमें ये भी लगानी पड़ेगी कि वो चार्ज -4Q/9 ही होना चाहिए। हाँ, Q को हमने पॉजिटिव मान लिया है। हमने क्या मान लिया है? कैपिटल Q इज पॉजिटिव। तो अगर
ये बात समझ में आती? हाँ, हाँ, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये है बच्चों, तो अभी अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी आप सेक्शन ए कंप्लीट कर सकते हो इसका। यू कैन कंप्लीट सेक्शन ए पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो बाकी फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। नाउ यू कैन join your maths class.